मेरी बिटिया, तुमने ना आज अपनी माँ को गौरवान्वित कर दिया, गौरवान्वित। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तो फूल ही नहीं समा रही। मेरी बिटिया करेक्टर बन गई और मेरा बिट्टू पीसीएस अधिकारी बन गया। मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ और ये बात जानकर और भी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों को इसी शहर का आईएएस और पीसीएस बनाया गया है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने जब एग्जाम दिया था तभी भी नहीं सोचा था कि जब तक मैं घर के लिए आऊंगी तब तक के लिए रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग लगेगी और बस मेरी नियुक्ति हो जाएगी। और भैया की तो ट्रेनिंग ही चल रही थी। इत्तेफाक देखो माँ, भैया ट्रेनिंग पूरी करके आए बिट्टू भैया, और मैं एग्जाम में सफल होकर आई। खुशी की बात है ना, एक ही घर में बीडीओ अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, कितना अच्छा लग रहा है ना माँ। माँ, आपने बहुत मेहनत की थी मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ माँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली जिसने कभी मुसीबत में हार नहीं मानी। आपने कितनी मेहनत की, घरों घरों में बर्तन धोए, क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। मैंने आपसे सीखा है माँ कि मजबूरी के आगे कभी भी घुटने नहीं टेकने चाहिए, हमेशा हिम्मत से खड़े होना चाहिए। हिम्मत से खड़े होने पर इंसान की कभी हार नहीं होती। आपने मुसीबत में कभी हार नहीं मानी, अपने अंदर पढ़ने की ललक को हमेशा जिंदा रखा। मैं बहुत खुश हूँ माँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली, इतनी प्यारी सी दादी मिली जिन्होंने इतनी मुसीबत में भी मेरी माँ का कभी हाथ नहीं छोड़ा, न ही इनका कभी साथ छोड़ा। और इतनी प्यारी सी ताई जी मिली जिन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, हमेशा अपने सीने से लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया है। इन्होंने बिट्टू भैया और मुझमें कभी कोई अंतर नहीं समझा। मैं बहुत खुश हूँ माँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। बड़े पापा मुझे बाहर ही मिल गए थे, प्रधान जी के साथ थे, मैंने वहीं पर उनका भी आशीर्वाद ले लिया। वो भी हम दोनों को देखकर बहुत खुश थे माँ। बस अब अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पूरी करना और जिस भी शहर में तुम्हारा ट्रांसफर होना उस शहर में अच्छे से काम करना, दिल लगाकर काम करना तुम दोनों। जिस सेवा का जिम्मा तुमने उठाया है ना भारत में, उस सेवा को भारत में समर्पित रहकर, अपने देश के प्रति अपने प्रेम को दिखाकर, उस समर्पित रहकर वो सेवा कार्यभार संभालना। नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हमें हमारी जीविका चलाने के लिए पैसे मिले। नौकरी इसलिए भी की जाती है कि जिस काम को हमने चुना है उस काम को प्रेम, अच्छे से, सच्चाई और ईमानदारी के साथ कर सकें। पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। अपने देश के प्रेम के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए भी अपना काम करना चाहिए, जिसलिए तुम्हें वो जॉब मिली है कि नहीं मेरे बच्चों? जी छोटी माँ। अरे अब बहुत हो गया, कब से मेरे बच्चे आए हैं, कब से इंटरव्यू ही लिए जा रहे हो तुम लोग उनका। हाँ नहीं तो अरे मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। चलो अब जाओ दोनों खाना पीना लेकर आओ। हाँ तो वीडियो बन गई होगी तो क्या से, है तो मेरी बहू ही ना। मैं तो अभी भी शासन चला सकती हूँ अपनी बहुओं पर। हाँ जाओ जाकर खाना लेकर आओ। मेरे पोता पोती कब से बाहर से भूखे पेट आए हुए हैं। हाँ नहीं तो यहाँ खड़ी होकर उन लोग का इंटरव्यू लेने में लगी है दोनों। डैड, मैं अपने नाना जी का बिजनेस ना पूरी तरह से संभाल लूंगी। मैं ना इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी को ना बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगी। देखना आप, मेरे पास ना बहुत अच्छे अच्छे से प्रोजेक्ट है, कई कई जगह पर मॉल बनाना, बिल्डिंग्स बनाना। आप देखना, मैं अपनी माँ का नाम ना रोशन करूंगी। अपनी माँ के नाम पर सारी बिल्डिंग्स बनवाऊंगी। देखना आप, मॉल खुलवाऊंगी मैं अपनी माँ के नाम पर। बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा इतने अच्छे से पास की और तुम अब अपने माँ के नाम पर बिल्डिंग्स बनाना चाहती हो, अपने नाना जी का बिजनेस संभालना चाहती हो। मैं बहुत खुश हूँ बेटा तुम्हारे लिए। तुमने अपनी जिंदगी की राहें खुद तलाशी हैं और मैं चाहूंगा कि तुम इसमें आगे बढ़ती जाओ और जीवन में खूब तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आज वो जिंदा होती ना तो तुम्हें इस तरह से कॉन्फिडेंस में खड़ा होता हुआ अपने नाना के बिजनेस को संभालता हुआ देख कर ना वो बहुत खुश होती। मुझे अच्छे से पता है तुमसे वो कितना प्यार करती थी, कितने कुछ सपने देखे थे उन्होंने तुम्हारे लिए। बेटा मैं बहुत खुश हूँ। जी डैड, मैं जानती हूँ आप मम्मा से बहुत प्यार करते थे ना। मैं कभी कभी सोचती हूँ डैड, न जाने क्यों भगवान ने ऐसा किया, न जाने क्यों उन्होंने मेरी मम्मा को इतनी जल्दी मुझसे छीन लिया। काश मम्मा आज हमारे बीच में होती तो कितना अच्छा होता। कितने समय आप उनके बगैर रहते हैं। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा खुश होने का दिखावा करते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि जब से मम्मा आपको छोड़कर गई ना, आप कभी खुश नहीं हो पाए डैड, कभी भी नहीं। क्या कर ही सकते हैं बेटा, किस्मत के लिखे को कोई नहीं डाल सकता। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। शायद तुम्हारे पापा के नसीब में यही लिखा था, शायद मेरे कर्मों का फल ही तुम्हारी माँ को मिला। कर ही क्या सकता हूँ, तुमसे भी कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ डैड, किस सोच में पड़ गए आप? कुछ नहीं बेटा, ये लाइफ है, जैसे भी जो भी होना हमें उसी हाल में जीना होता है। कर ही क्या सकते हैं, हम कभी कभी भगवान से नहीं लड़ सकते। कभी कभी जब हम दूसरों को तकलीफ देते हैं ना तो हम सोच ही नहीं पाते कि कभी ये तकलीफ हमें भी मिल सकती है। पर बाद में पछताने से भी कोई फायदा नहीं होता,
खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम अभी अभी आई हो। मैं राम सिंह से कहकर तुम्हारे लिए खाना पीना लगवाता हूँ। ठीक है बेटा, तुम थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं नहीं प्रधान जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सरकार से जो भी सहायता मिलेगी ना, वो मैं तुरंत लाऊंगी इस गांव के लोगों को। अरे किसी भी गांव के लोगों आता तो इसी शहर के अंडर में है ना। आप बस मुझे रिपोर्ट तैयार करके दे दीजिएगा। बाकी सरकारी कोई भी लाभ हो उससे ये गांव वंचित नहीं रहेगा। ये क्या, इस शहर का कोई भी गांव मैं किसी भी सरकारी सुविधा से ना वंचित नहीं रहने दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप ही यहाँ की आईएएस अधिकारी है ना? प्रियंका, मैडम प्रियंका जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो भी इस गांव के विषय में ही, यहाँ की एक ज़मीन के विषय में। वो सरकारी ज़मीन कहकर वीडियो साहिबा ने मुझे अपने दफ्तर से भगा दिया है, लेकिन ये गांव भी तो आपके ही अंडर क्षेत्र में आता है ना। उस सरकारी ज़मीन पर मुझे मॉल बनाना है, और देखिए मैं ना सुनने की आदी नहीं हूँ। ये क्या तरीका हुआ? ये आईएएस अधिकारी हैं, कोई राह जल्दी लड़की नहीं जिनसे तुम ऐसे ही बात करने लग जाओगी। हाँ, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम दफ्तर में आ सकती हो सरकारी। ये क्या सलीका हुआ? यहाँ मैडम अपने काम से आई हुई हैं, समझी तुम? चलो जाओ यहाँ से। मैं गई थी दफ्तर में मिलने, पर वहां पर मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। कब से लोग बता रहे थे कि मैडम दौरे पर निकली हैं, मैडम दौरे पर निकली हैं, तो मैंने सोचा मैं दौरा पता करके वहीं पर मिल लेती हूँ। मेरे पास भी वेस्ट करने के लिए ना ज़्यादा समय नहीं है। अब देखिए मुझे मॉल बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरा मैडम से बात करना बहुत ज़रूरी था। मैडम, आप यहाँ की आईएएस अधिकारी हैं ना? देखिए ये सब सुविधाएं भी तो आप ही के क्षेत्र में आती हैं। मैं बस इस गाँव का विकास करना चाहती हूँ, बस मेरा तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ अगर मॉल बनेगा तो इसी गाँव का विकास होगा ना। पर यहाँ की वीडियो साहिबा, वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई पिछड़ा रहना ही चाहेगा तो उसे मैं चाह कर भी आगे नहीं ला पाऊंगी। मैं भी बस इस गांव का विकास ही करना चाहती हूँ। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, पर कोई समझना ही नहीं चाहता मेरी बात को। रुकिए बिट्टू भैया, मुझे बात करने दीजिए। मानती हूँ कि तुम एक बड़ी बिल्डर हो, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि गांव वालों का विकास किसमें है? ये बात तुम निर्धारित करोगी। सरकारी जमीन का भविष्य तुम निर्धारित करोगी। गांव वालों की जमीन है, अगर वो तुम्हें नहीं देना चाहते तो तुम उन्हें फोर्स करके जबरदस्ती उनकी जमीन नहीं ले सकती। और जहाँ तक सरकारी जमीन का सवाल है ना, उस पर सरकार डिसाइड करेगी कि उसे क्या बनाना है। वो सरकार तुम्हें क्यों दे भला? सरकार डिसाइड करेगी कि गाँव वाले की भलाई किसमें है। जरूरी नहीं है कि जिसमें तुम उनकी भलाई समझो उसी में गाँव वालों की भी भलाई हो। देखिए मैडम, आप आईएएस अधिकारी हैं, पढ़ी लिखी इंसान है, गांव वाले अनपढ़ गंवार हैं, पर मुझे लगा था कि आप में अकल होगी और आप मेरी बातों को समझेंगी। अरे इस गांव में मॉल बनाने में ना सबका भला है। मैं अपनी माँ के नाम पर इस गांव में मॉल बनाना चाहती हूँ, और वो मैं करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना अपनाना पड़े। कितनी घमंडी और दुष्ट लड़की है। जीत में तो आ रहा था कि इसे पकड़कर सीधा जेल में ही डाल दूं, पर तुमने ही मुझे बात नहीं करने दिया, वरना तो मैं इन्हें सुधार देता। कोई बात नहीं बिट्टू भैया, उसके घर के संस्कार ही ऐसे होंगे। आप क्यों अपना सिर खपा रहे हैं? आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? वो जैसी भी थी अपने लिए थी ना, हमें उससे क्या लेना देना? वो कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय चिल्लाने के। हेलो हेलो, क्या कहा तुमने? ओह वाओ, ये तो गुड न्यूज़ हो गई। अब देखना मैं उस आईएएस अधिकारी और उस वीडियो और उस पीसीएस अधिकारी का क्या करती हूँ। बताओ तो जरा, एक ही परिवार के सब एक ही शहर में आकर बैठे हैं। मैं पता करवाती हूँ कि इसमें किसका हाथ है। जरूर इन लोगों ने कोई ना कोई फ्रॉड किया है इन लोगों ने। मैं एक एक की नौकरी खा जाऊंगी। इन्होंने मुझे समझा क्या है, जो मैं ठान लेती हूँ ना वो मैं करके रहती हूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करके रहूंगी। मेरा सपना है उस गाँव में अपनी माँ के नाम का मॉल बनाने का, और वो मैं बनाकर रहूंगी। उसके रास्ते में कोई भी आएगा ना तो वो बुरा अंजाम ही भोगेगा। ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है, इसका फायदा मैं जरूर उठाऊंगी। क्या हुआ बेटा, किस पर नाराज हो तुम, और क्या हुआ? नाराज नहीं डैड, मैं तो अब खुश हूँ, खुश। घर में आते ही ना बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है मुझे। मैं एक गांव में ना अपनी माँ के नाम पर मॉल बनाना चाहती थी, पर उस गांव की ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान और यहाँ तक कि आईएएस और पीसीएस अधिकारी ने भी मेरे इस प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तरह तरह की बातें बताई, सरकारी दस्तावेज दिखाए, और न जाने ही क्या क्या, ये गैर कानूनी है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और अलाना फलाना ना जाने क्या क्या सुना रहे थे। जबकि अगर वो चाहते तो गांव वालों से कहकर गांव वालों की ज़मीन मुझे दिला सकते थे, और सरकारी ज़मीन पर भी मुझे कब्जा दिला देते। बस मुझे और चाहिए ही क्या था, मेरा मॉल बन जाता। पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि आईएएस पीसीएस अधिकारी और वो ग्राम विकास अधिकारी सब एक ही परिवार के हैं, विधानपुर गांव के। और अब ना ये न्यूज़ मेरे हाथ लगी है तो मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊंगी।
एक ही परिवार के सदस्यों का अलग अलग शहरों में ट्रांसफर न करवा दिया ना, तो मेरा नाम भी सपना नहीं। क्या क्या बोली बेटा तू? कौन सा गांव? विधानपुर? हाँ डैड, विधानपुर। विधानपुर की सीमा गांव की ना, वो हाईवे पे लगती है, और वहाँ पर मॉल बनाना ना बहुत ही फायदेमंद होगा। वहाँ पर मॉल बनाना तो मेरी माँ का नाम फेमस होगा, मेरी माँ के नाम से जाना जाएगा वो मॉल। और मैं अपनी माँ के नाम को ना ऊंचाइयाँ देकर रहूंगी। जो मैंने ठाना है ना वो मैं करके रहूंगी। बेटा, हो सकता है तेरा काम वैसे ही बन जाए। मैं विधानपुर में कुछ लोगों को जानता हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देख बेटा, ऐसे ही किसी के परिवार को अलग थलग कर देना, लोगों को बेकार में ही बदनाम करना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। हो सकता है कि वो ग्राम विकास अधिकारी और वो आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, ये सब गांव की भलाई के लिए ही काम कर रहे हो। अपने एक स्वार्थ में आकर, अपने निजी स्वार्थ में आकर इस तरीके से लोगों के पीछे पड़ना, उन्हें बर्बाद करना, ये अच्छे संस्कार नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। तुम्हारी माँ रूपाली दूसरों को कभी दुख में नहीं देख सकती थी, और किसी के ऊपर गलत इल्जाम तो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं लगाया। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी उसके नक्शे कदमों पर चले, अपनी माँ के नक्शे कदमों पर चले, कोई गलत रास्ता का चुनाव ना करे। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ का नाम अमर हो, तुम्हारी माँ का नाम हर जगह जाना जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत तरीके से उसके नाम पर बिल्डिंगें बनाओ। अगर गलत तरीके से बिल्डिंग बनाओगी ना, तो तुम्हारी माँ को आशीर्वाद कम और श्राप ज्यादा मिलेगा। समझने की कोशिश करो मेरी बच्ची। मैं विधानपुर में बहुत से लोगों को जानता हूँ, और मैं वहां तुम्हारा काम आसानी से करवा सकता हूँ। तुम बस मेरी बातों पर यकीन करो। पर डैड, जब काम सरलता से हो रहा है तो फिर लोगों से बात करके यूं बेकार में भीख मांगने से क्या फायदा? जब उनकी कमजोर नस मेरे हाथों में है तो मैं भला उसका फायदा क्यों ना उठाऊं? नहीं बेटा, तुम्हें अपनी माँ की कसम है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलती करो, कोई गलत काम करो। मैं जानता हूं कि अगर गलती से भी इंसान कोई गलत काम करता है ना, तो उसका पछतावा, उसका फल वो जिंदगी भर भोगता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को जिंदगी में कोई दुख मिले। तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं विधानपुर में लोगों से बात करूंगा, अगर हो सकेगा तो वहां मैं तुम्हें जमीन दिलवा दूंगा, और अगर नहीं मिलती है ना, तो तुम कहीं और अपनी माँ के नाम पर मॉल बना लोगी, पर लोगों से इस तरीके से जबरदस्ती उनकी जमीन नहीं लोगी। वादा करो मुझसे। तुम्हें मेरी सौगंध है बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। फिर डैड, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मुझे अपनी कसम दे दी। चलिए, इट्स ओके, नहीं बनाऊंगी मैं वहां पर मॉल, जब तक अगर वो गांव वाले और वो सरकारी जमीन खुद मुझे कानूनी तरीके से नहीं मिलती, तब तक मैं किसी के लिए भी कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे। बेटा, कभी कभी झुकने में भी ना सफलता होती है, और मैंने जिंदगी से सबक बहुत बाद में लिया है, और अब मुझे समझ में आ गया है कि भूल से भी कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। भूल से भी किसी के साथ कोई बुरे बर्ताव नहीं करना चाहिए। न जाने कब ईश्वर अपने पे आ जाए और उसका दंड आपको देने लगे, तो फल अकेले आपको नहीं मिलता, आपसे साथ में जुड़े हुए लोगों को भी मिलता है। और मैं बस यही नहीं चाहता मेरी बच्ची कि तुम्हें दुख की कहीं आंच भी छू जाए। देखा ना डैड आपने, ये सरकारी लोग कितना कितना ज्यादा भाव खाते हैं। जब देखो तब इनके पास समय ही नहीं होता हम लोगों से मिलने का। इसीलिए मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती थी, पर आपने मुझे रोक लिया। अब लीजिए, इतने मई जून की धूप में हम यहाँ बाहर गांव गांव भटक रहे हैं और मैडम को ढूंढ रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी मैडम दौरे पर गई होंगी। वो गांव में दौरा ही करती है क्या? फाइल्स कब देखती होंगी? मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये औरत दौरा करती है या दौरा करने के बहाने अपने घर में बैठकर आराम कर रही होगी। बेटा, गांव की समस्याओं को देखने के लिए गांव में आना भी तो पड़ेगा, और अगर वो दौरे पर होती नहीं तो अपने ऑफिस में ही होती ना। एसी वाले कमरे को छोड़कर अगर वो धूप में यहाँ गांव गांव दौरा कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है अपना काम ही कर रही है ना। समझने की कोशिश करो बेटा, हर इंसान को पहले गलत ही नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि वो सही कर रहा हो और हमारी नजरों में गलत हो। जी जी जी, देखिए, गांव में भी लाइट की समस्याएं होती हैं। कभी ट्रांसफार्मर की वजह से, कभी आए दिन तो 3-4 दिन के लिए ऐसे ही लाइट कभी कभार कट जाती है। हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि उसमें बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि गांव में कुछ कुछ दूरी पर सोलर लाइट लगे। हाँ, जिससे बच्चे उसके नीचे बैठकर कम से कम पढ़ाई कर सकें। हाँ, मैं इतना ही चाहती हूँ कि सोलर लाइट इतनी दूरी पर लगवाई जाए जिसमें बैठकर कम से कम 8 से 10 बच्चे पढ़ाई कर सकें। और ये लाइट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगवाई जाएं, क्योंकि हम हर घर में तो इन्वर्टर की सुविधा कर नहीं सकते ना। हाँ जी जी, बिल्कुल, मेरी बात को आपने बेहतर समझा। जी जी, मैं आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी से भी बात कर लूंगी, और गांव के प्रधान से भी। जी, मैं फाइल बनवाती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी सर, नमस्ते। ये तो ये तो ये तो मालती है। मालती। आप इतने सालों बाद इस गांव में? डैड, यही है इस गांव के ग्राम विकास अधिकारी। और आप इन्हें जानते हैं क्या? हाँ, इन्हीं का नाम है मालती। आप बताइए ना डैड, आप इन्हें जानते हैं क्या? नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। बस मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम इस गांव में मॉल बनाना चाहती हो। कहो, अपने डैड को लेकर यहाँ क्यों आई हो? किस काम से? देखिए मैडम, मेरी बच्ची का इरादा नेक है। वो इस गांव को डेवलप करना चाहती है, विकास करना चाहती है। और आप तो विकास अधिकारी हैं, तब भी आप मेरी बच्ची की बातों को नहीं समझ रही हैं। गांव वालों पर जोर डलवाइए। अगर वो अपनी जमीनें देने को तैयार हो गए ना, तो यहाँ इतना बढ़िया मॉल बनेगा ना कि इस पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। खाली खेती बाड़ी पर किसकी जिंदगी चलती है मैडम? आजकल की तो औद्योगिक जमाना है, फैक्ट्रीज लगती हैं चारों ओर। और मेरी बच्ची तो बस यहाँ का विकास करना चाहती है। एक मॉल बनाकर वो यहाँ कितने सारे लोगों को रोजगार दे देगी। समझा भी है आप लोगों ने। मैं बस विकास की ही तो बात कर रहा हूँ। और आप तो जानती हैं कि मैं भी एक रिटायर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। मैं भी एक ब्लॉक का प्रमुख रह चुका हूँ। तो क्या मैं आपको गलत सलाह दूंगा? मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारे हाथ भी कानून के हाथों से बंधे हुए हैं और मैं कुछ भी गैर कानूनी नहीं करूँगी और ना ही किसी को करने की सलाह दूंगी। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी अच्छे से करूँगी। बस बहुत हो गया। देहातन गंवारन कहेंगी। कहीं से तुमने धोखाबाजी करके ये कुर्सी हासिल कर ली तो उसका रौब दिखा रही हो। हाँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ मेरी बेटी से तुम्हें जलन क्यों है। इसकी शक्ल देखते ही तुम्हें याद आ गया होगा ना अपनी माँ से, जो इसकी शक्ल मिलती है पूरी तरह। तुम इसे समझ गई ना कि ये मेरी बेटी है, इसलिए तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो ना। सब अच्छे से समझ रहा हूं मैं। तुम जैसे लोगों को कुर्सी मिल जाती है तो वो कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हैं। किस बल पर तुमने कुर्सी हासिल की है? हाँ, पढ़ी लिखी तो तुम थी ही नहीं, 8वीं पास ही तो थी। 8वीं पास होकर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, ग्राम विकास अधिकारी बन गई तुम। हाँ, इतना इतना ज्यादा विकास खुद का कैसे किया तुमने? सब अच्छे से समझता हूं मैं। बस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का अपमान करने की? हाँ, इस गांव में आए हो, बड़े आदमी हो तो कुछ भी बोलोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के खिलाफ इतना कुछ बोलने की? तुम बाप बेटी को ना इस गांव से बाहर फेंकवाना दिया ना, तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं, समझे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की इंसल्ट करने की, दुष्ट कहीं के? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। जिसकी जो आदत होती है ना, वो हमेशा वही करता है। पर हमें अपनी आदत नहीं बदलनी है। हम जो हैं हम वही हैं और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए सर, मैं जो भी कह रही हूँ वो कानूनन सही है और मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूँगी, चाहे आप कितना भी नाराज होइए या खुश होइए। और मेरे बारे में आप क्या सलाह रखते हैं, मेरे बारे में आपकी क्या राय है, इसे मैं जानना भी नहीं चाहती। देखिए, मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आपको जो कुछ भी करना है आप कर लीजिए, पर मुझसे खड़े होकर यहाँ कोई सवाल जवाब मत करिए। जो भी कुछ कानूनी था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसे बदलकर मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली। क्या कानूनन सही है? हाँ, क्या कानूनन सही है? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम किस बात का बदला ले रही हो मेरी बेटी से। अरे वो ये मेरी बेटी है ना, मेरी और रूपाली की, इसीलिए तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। मेरी मेरी प्रियंका के मन में भी तुमने मेरे खिलाफ जहर ही भरा है ना, तभी तो ये अपने बाप से ऐसे बातें कर रही है। मेरे पापा और तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता माँ। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक समय आएगा मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। सारी सच्चाई यही है, सच्चाई की शुरुआत ही यही है। सच्चाई यही है बेटा कि तुम इन्हीं की बेटी हो। ये तुम्हारे पापा है बेटा। डैड, ये सब क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। आप तो सिर्फ मेरी मम्मा से प्यार करते थे ना, और मैं आपकी बेटी हूँ। ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? डैड, क्या सच है? प्लीज मुझे बताइए, ये सब आखिर माजरा क्या है? बेटी सपना, मुझे माफ कर दो। ये एक बहुत बड़ा रहस्य था, एक बहुत बड़ा सच था मेरी जिंदगी का। एक बहुत बड़ा धोखा था जो मैंने तुम्हारी माँ को दिया था। मुझसे मुझसे गलती हो गई बेटा। उस समय मैं हालात और दिल के हाथों मजबूर हो गया था। मजबूरी में मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई। मैं तुम्हारी माँ से तो माफी नहीं मांग सका, क्योंकि उसकी जीती जिंदगी में उसे कभी सच्चाई बता ही नहीं सका। पर आज तुम्हें सच्चाई बताकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बेटा। ये सच बात है, मेरी पहली पत्नी मालती है, और मालती से ही मेरी ये बेटी
मेरी ये बेटी है पिंकी। बेटा, मैं कभी भी मालती से शादी नहीं करना चाहता था, पर उस समय तुम्हारी ताई जी मुझे पढ़ा लिखा रही थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपने बेटी की तरह। उनका मान सम्मान रखने के लिए ही जब उन्होंने मुझे मालती से शादी करने को बोला तो मैंने मालती से शादी कर ली। और कुछ समय बाद हमारी एक बच्ची हुई, पिंकी। पिंकी हमारी बेटी है, मेरी और मालती की। फिर लेकिन उसके बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई और मैं शहर चला गया और वहां पर मुझे तुम्हारी माँ मिली, रूपाली। उसे देखते ही मैं उससे प्यार करने लगा। मुझे मुझे वही लड़की मिल गई जिसकी मुझे चाहत थी और मैंने वहां पर अपना दूसरा घर बसाया और हमारी जिंदगी में हमारा सपना बनकर तुम आई बेटिया, तुम आई, हमारी सपना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपने मेरी माँ की पूरी जिंदगी को ही झूठ बना दिया। मेरी माँ की पूरी जिंदगी ही झूठ बना दिया आपने। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मेरी माँ को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते, मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। डैड, मैं इस बात के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरे प्यार को बांटा है डैड। मैं आपकी और अपनी माँ की इकलौती संतान थी, फिर आपने मेरी माँ को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरी माँ की पूरी जिंदगी को ही आपने धोखा बना दिया। मेरी माँ बिना ये सच्चाई जाने इस दुनिया से भी चली गई। आपने ऐसा क्यों किया डैड? मैं इसलिए आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बेटा, मैं जानती हूँ कि सच्चाई को एक्सेप्ट करना और सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं भी एक औरत हूँ। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो उन्हें भी उतना ही बड़ा धक्का लगता जितना बड़ा धक्का तुम्हें लगा है। पर बेटा, यही सच्चाई है। सच्चाई बदल नहीं सकती, उसे बस छिपा सकते हैं कुछ सालों तक, जैसे ये सच्चाई दबी रही। पर तुम निश्चिंत रहो, मेरी बेटी तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दखल नहीं देगी। मैं और मेरी बेटी, तुम्हारे पापा से हम लोग बहुत सालों पहले ही अलग हो चुके हैं, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है बेटा। तुम निश्चिंत रहो, मेरी बेटी कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। तुम्हारे पापा आज भी सिर्फ तुम्हारे ही पापा हैं, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ कि सच कड़वा है और गलती मेरी ही है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जिंदगी भर ऐसे ही काम किए हैं कि मैं जिंदगी भर लोगों के आगे सर झुकाता रहूँ ना, फिर भी कम है। और तुम तो मेरा अपना खून हो, मेरी अपनी औलाद हो। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई। मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया था, गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम्हारी माँ से सच्चाई छिपानी नहीं चाहिए थी, पर प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। मैं आज भी तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसी प्यार के नाते मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि पिंकी भी तुम्हारी बहन है बेटा। बहन के साथ जैसे रहा जाता है ना, जैसे व्यवहार किया जाता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। पिंकी तुम्हारी बड़ी बहन है, प्लीज बेटा समझने की कोशिश करो। जानता हूँ कि रिश्ते तुम्हें अचानक से मिले हैं, पर यही रिश्ते तुम्हारे सच्चे हैं, तुम्हारे अपने हैं। बेटा पिंकी, प्लीज हो सके तो अपने पापा को माफ कर दो। मैंने जिंदगी भर तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा गलत किया है। एक बाप का प्यार जो तुम्हें मिलना चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं दे सका। मैं जिंदगी भर अपनी ही खुशियां ढूंढता रहा। ये मैं भूल ही गया कि जिन्हें जिन्हें दुनिया में मैंने लाया है, जिनकी दुनिया में आने की वजह मैं हूँ, पहले उनका ख्याल रखना चाहिए था मुझे। मैं जिंदगी भर सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहा। मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ बेटा, पर प्लीज हो सके तो अपने पापा को माफ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरी बेटी बनकर। बेटा, मुझसे जो गलती हुई बीते समय में, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। पर मैं तुम्हें दिल से अपनाता हूँ, तुम मेरी ही बेटी हो। बेटा, मुझे माफ कर दो। पिंकी बेटा, मैंने आज तक जिंदगी में तुम्हारे ऊपर कभी कोई दबाव नहीं डाला, इसीलिए मैंने बचपन में कभी भी तुम्हें ये सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है, दूसरा घर बसा लिया है, क्योंकि उस समय तुम्हारे कोमल मन पर इस बात का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता। आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, बड़ी हो चुकी हो, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, और अब मैं जानती हूँ कि तुम अपने फैसले खुद से ले सकती हो। ये फैसला भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। तुम अपने डैड के साथ जाना चाहती हो, उनके साथ रहना चाहती हो, तो बिल्कुल जा सकती हो। मैं बुरा नहीं मानूंगी। इन्होंने जो भी किया, मैं उस बात का भी बुरा नहीं मानती। इन्हें मैं पसंद नहीं थी, इन्हें जो पसंद आया उसके साथ इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई बेटा। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि ये सच्चाई मैं बदल नहीं सकती कि तुम इनकी बेटी हो। माँ, सारी सच्चाई जानने की बात ना, आपका सम्मान मेरी आंखों में और बड़ा हो गया है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया, फिर भी आपने मुझे ये सोच के सच्चाई नहीं बताई कि बचपन से कहीं मैं अपने पिता के प्रति अपने मन में नफरत न पाल लूं। माँ, नफरत उससे करते हैं जो अपना हो, और मैंने जब से होश संभाला तब से कभी मेरे पिता मेरे सामने नहीं आए। तो जो शख्स मेरे सामने ही नहीं आया,
पिता का फर्ज होता है बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो काम भी मेरे लिए आपने किया। ताई जी ने मुझे अपनी गोद में खिलाया, ताऊ जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाया। एक बाप का फर्ज मेरे ताऊ जी ने, मेरी ताई जी ने और मेरी माँ ने पूरा किया है। मेरी जिंदगी में कभी पिता की कोई जगह खाली थी ही नहीं माँ, तो मैं किसी को वहाँ पर रख कैसे सकती हूँ? जिस पिता को मैंने होश संभालने के बाद कभी देखा ही नहीं, वो मेरा अपना कैसे हो सकता है माँ? मेरे लिए वो अपना कभी नहीं हो सकता। मेरे लिए मेरे अपनी आप हो, मेरे ताई जी है, मेरे ताऊ जी है, मेरी दादी है, बस मेरा अपना यही परिवार है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। बेटा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बीते समय में गलती हुई थी। मैं उस गलती के लिए तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ मालती, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। पर अगर तुम चाहो ना तो अब हम सब एक परिवार की तरह साथ में रह सकते हैं। मैं ज़िंदगी भर से इस परिवार के लिए तरसता हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब बुढ़ापे में, अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहूँ। तुम पत्नी बनकर मेरे साथ रहो, मेरी दोनों बेटियां मेरी आंखों के सामने रहे, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। क्या क्या इस इंसान की तुम आखिरी ख्वाहिश समझकर इतना सा नहीं कर सकती? अगर हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो और अपने घर चलो, अपने परिवार में। बेटा, मैं जानता हूँ कि सब चीजें तुम्हारे सामने अचानक से आई और तुम्हें एक्सेप्ट करने में तकलीफ हो रही है, पर बेटा समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई गलत निर्णय नहीं लूंगा। मालती अगर हमारे घर में रहेगी ना तो तुम्हें एक माँ का प्यार मिलेगा, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें माँ का प्यार मिले और हमारे घर में भी रौनकें आ जाए। बेटा, हमारा भी परिवार हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता मिस्टर राकेश, क्योंकि आप आज से कई सालों पहले ही मुझे और मेरी बच्ची को छोड़कर जा चुके थे। और जब आपने हमें छोड़ दिया था ना, जब आपने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बेटी, जब आपने ये संबोधित किया था ना मेरी बच्ची को, उसी समय से मेरी बच्ची सिर्फ मेरी हो गई थी और मुझसे तो आपका कोई वास्ता ही नहीं था, क्योंकि शादी के मंडप से लेकर आपने कभी जिंदगी में मुझसे प्यार किया ही नहीं। यही बात तो आपने खुद कही थी ना, और जब आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है, फिर मैं आपके साथ कहाँ ही रह सकती हूँ? मैं उस इंसान के साथ क्यों रहूं जो मुझसे प्यार ही नहीं करता? माँ, आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी ही हैं। अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो मैं जानती हूँ कि वो यही कहती कि आप अपने परिवार में रहिए। मेरी माँ का मकसद कभी नहीं था किसी का परिवार तोड़ना। मेरी माँ तो इस सच्चाई के बारे में जानती ही नहीं थी। माँ, मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप उस घर में चलकर रहेंगी तो मुझे खुशी होगी। मेरी माँ हमेशा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ती थी और उन्हें कभी नहीं इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने खुद ही किसी से उसका अधिकार छीन लिया, किसी से उसका पति छीन लिया, एक बच्ची से उसका बाप छीन लिया। मैं अपने पिता की गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ की ओर से आपसे कह रही हूँ, आप चलकर अपने घर में रहिए माँ। बेटा, तुम भी मेरे लिए मेरी पिंकी जैसी ही हो, पर मैं वो काम नहीं कर सकती जिसके लिए मेरा आत्मसम्मान ही मुझे इजाजत न दे। तुम भी तो एक औरत हो और तुम्हारी माँ भी एक आत्मसम्मान वाली महिला थी। तुम कह रही हो ना, अगर उन्हें इस सच्चाई का पता चलता तो वो तुम्हारे पिता को कब का छोड़ देती। और तुमने अभी कहा ना कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तो तुम समझ सकती हो ना, जिस इंसान ने मुझे छोड़ दिया मैं उसके साथ क्यों रहूंगी। बेटा, इनका और मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन इन्होंने तुम्हारी माँ की मांग में सिंदूर भरा था। उस समय ही मैंने इनसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे। जिस समय मैं तुम्हारे घर पहुंची थी और वहाँ तुम्हारी माँ 7 महीने की गर्भवती मुझसे मिली थी और उन्होंने मुझे बताया था कि इनकी और तुम्हारे पिता की शादी हो चुकी है। उसी समय तुम्हारे पिता से मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो चुके थे। पर बेटा, तुमसे मेरे रिश्ते नाते कभी खत्म नहीं होंगे। तुम मेरे लिए मेरी बेटी पिंकी जैसी ही हो। जब भी तुम्हें माँ की कमी महसूस हो ना, तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाऊंगी, अपनी गोद में तुम्हारा सर रखूंगी और तुम्हें कोशिश करूंगी कि तुम्हें अपनी माँ की कमी का कभी एहसास ना हो। बेटा, ये जो कुछ भी हुआ ना, इस सब में हम सब की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी हम सब इस अपराध में भागीदार बने। पर बेटा, हम सब एक दूसरे के लिए आज भी खड़े हैं। जितना इस घर का परिवार का सहयोग मेरी बेटी को मिला है ना, मैं वादा करती हूँ तुमसे, उतना ही सहयोग तुम्हें भी मिलेगा। तुम्हें भी दादी का प्यार मिलेगा, ताई जी और ताऊ जी का प्यार मिलेगा। पर बेटा, माँ का प्यार भी मिलेगा। पर मैं उस घर में चलकर तुम्हारे पापा के साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी माँ बनने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पापा की पत्नी नहीं। माँ, इस गांव में आकर भले ही मैं अपनी माँ के नाम से मॉल न बना सकी,
पर मुझे मुझे मेरी माँ मिल गई, बहन मिली, भाई मिला, सब परिवार मिला। माँ, जब भी मुझे परिवार की कमी महसूस होगी ना, मैं यहाँ आपके पास आऊंगी। आप मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगी। मिस्टर राकेश, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी, आप ज़िंदगी में ना हमेशा उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो चीज़ें आपके पास होती नहीं है। जब मैं आपकी ज़िंदगी में थी तब आप रूपाली के पीछे भागे, और जब रूपाली आपकी ज़िंदगी से चली गई तो आप वापस से मेरे पीछे भाग रहे हैं। कभी उन रिश्तों की भी कदर करिए जो आपकी ज़िंदगी में हैं। आपकी ज़िंदगी में आपकी बेटी है, आपकी बेटी सपना है। आप सपना की कदर करिए, उसके लिए बाप और उसकी माँ दोनों बनने की कोशिश करिए, उसका ख्याल रखिए। रूपाली की आखिरी निशानी है सपना। जिंदगी भर अपने ही स्वार्थ में मत डूबिए, कभी अपने परिवार का भी ख्याल करिए, उन लोगों का भी ख्याल करिए जो आपसे जुड़े हैं। तो मुझे लगेगा कि आपने जिंदगी में कभी तो अपनी गलती पर कोई पछतावा किया, उसे सुधारने की कोशिश की। तुम सही कह रही हो। जिंदगी भर मैं अपने ही स्वार्थ में डूबा रहा, हमेशा यही सोचा कि मुझे क्या चाहिए। आज जाकर पता चल रहा है कि जो लोग मुझसे जुड़े थे उन्हें मुझसे क्या चाहिए था, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। प्लीज, हो सकेगा तो मुझे माफ करना। तुम्हें एक नाकाबिल और बेकार औरत समझकर मैंने छोड़ दिया था, और आज जब तुम्हें काबिल देखा और खुद को अकेला, तो वापस से अपने परिवार से जुड़ने की कोशिश करने लगा। भूल गया कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या गलती की थी, और उसकी सजा यही है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। थैंक यू सो मच मालती। बेटा, तुम अपने पापा के साथ ना अपने घर जाओ। तुम्हें अपने नाना जी का बिजनेस संभालना है, बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी दिन पहचान लिया था, तभी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवा लिया था। बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हें अपनी माँ की कमी महसूस होना, मुझसे मिलने का दिल करे तो चली आना। मैं हमेशा तुम्हें इसी गाँव में मिलूंगी। चलो बेटा, हम भी अपने घर चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।